द फंडामेंटल बाबा में आपका स्वागत है। आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। तो ये कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। चलिए, लास्ट लेक्चर में जहां हमने वाइंड अप किया था वहां से हम स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी हम एसिड बेस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टार्ट क्या करेंगे, दैट इज एसिड बेस थ्योरी। इसमें तीन हमारे थ्योरीज है, एक आर्हेनियस है, दूसरा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट का, तीसरा लुईस एसिड बेस थ्योरी है। तो सबसे फर्स्ट पे आते हैं, दैट इज आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी। तो पहली चीज जो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ डिफाइंस किसके लिए है, एसिडिक एंड बेसिक फॉर एक्वस सॉल्यूशन ओनली। एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन ओनली। ठीक है, अब इसके एसिड्स की डेफिनेशन क्या आती है, substance which can donate H plus ion in aqueous solution, उनको हम एसिड्स कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल हम कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3, CH3CWH, इनको हम एसिड्स कहते हैं। और अगर इनके बेसिस की डेफिनेशन देखें तो सब्सटेंस which can donate OH minus ion in aqueous solution, इनको हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, NH4OH, CaOH होल ट्वाइस एटसेट्रा। ये सारे हमारे एग्जांपल किसके हैं, बेसिस के हैं। एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो मैं लिखते जा रहा हूँ उसके आप नोट्स खुद से प्रिपेयर करते रहना, खुद की लिखी हुई चीजें ज्यादा समझ में आती है। तो ये हमारे एसिड और बेसिस की डेफिनेशन हो गई आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम एसिड्स को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एसिड, इसको हम फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है, दैट इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। ये ध्यान रखना है, नाम के थोड़ा सा इंटरफेयर है, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ बेसिक आता है, उसके बाद फिर एसिड लिखा हुआ आता है। तो मोनोबेसिक एसिड की डेफिनेशन ये होती है जो सिर्फ एक H प्लस डोनेट कर सकते हो, यानी गिव्स सिंगल H प्लस आयन पर मॉलिक्यूल। ठीक है, जिस ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक H प्लस डोनेट कर सकते हो, उन्हें मोनोबेसिक एसिड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HCl, HNO3, CH3CWH एटसेट्रा। सेकेंड नेम आता है, दैट इज डाइबेसिक एसिड। तो विच कैन डोनेट 2H प्लस आयन पर मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4, H3PO3 एटसेट्रा। इसमें एक और एग्जांपल इधर वाले में ऐड कर लीजिएगा, दैट इज H3PO2, और इसको सर्कल कर लीजिएगा। इसको भी हम थोड़ी देर बाद इनके स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ये कितने H प्लस डोनेट करते हैं और कैसे डोनेट करते हैं। तीसरा हमारा मेजर टाइप है, दैट इज ट्राइबेसिक एसिड। तो इनकी खासियत क्या होती है, तीन H प्लस आयन डोनेट कर सकते हैं पर मॉलिक्यूल। इसमें पहला एग्जांपल, और आई थिंक ये लास्ट अपने लिए रहेगा, दैट इज H3PO4। इसके अलावा और भी है बट अपने काम के नहीं है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब सबसे पहले समझ लेते हैं H3PO2, H3PO3 और H3PO4, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर इनकी बेसिसिटी कैसे डिफाइन होती है। तो H3PO2 का स्ट्रक्चर P डबल बॉन्ड O, OH, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये हमने पीरियडिक टेबल चैप्टर में पढ़ा था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर कोई एलिमेंट कनेक्ट होता है तो उसमें ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 से ज्यादा होता है तो उसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 50% से ज्यादा होगा। इसका मतलब आयनाइज थोड़ा जल्दी ज्यादा होता होगा।
ठीक है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, आप सिंपल ऐसे समझो, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से सीधा कनेक्टेड रहेगा हम उसको एसिडिक हाइड्रोजन के अंदर कंसीडर करते हैं। तो ये ऑक्सीजन इससे हाइड्रोजन कनेक्टेड है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही H है जो एक्वा सॉल्यूशन में डोनेट होगा। ऐसे H3PO3 की बात करें तो P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH, सॉरी H। तो कितने H कनेक्टेड डायरेक्ट ऑक्सीजन से? 2, यानी ये 2H प्लस आयन डोनेट करेगा। इसमें कितने कनेक्टेड थे? सिर्फ एक, इसका मतलब एक H प्लस आयन डोनेट करेगा। सेम ऐसे H3PO4 को अगर लेंगे तो P, OH, OH एंड OH, तो 3 हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो कितने H प्लस आयन डोनेट कर रहा है? 3H प्लस आयन। तो इसलिए ये ट्राई बेसिक एसिड है, ये डाई बेसिक एसिड है और ये मोनोबेसिक एसिड है। तो ये हमारे बेसिकली आरएनएस एसिड के टाइप्स हो गए। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस की। तो इसको भी मेजरली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज मोनो एसिडिक बेस, तो विच कैन डोनेट सिंगल OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल, जैसे फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, NH4OH एटसेट्रा। और दूसरा टाइप हमारा आता है दैट इज डाई बेसिक एसिड, डाई एसिडिक बेस। फॉर एग्जांपल, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2OH माइनस आयन डोनेट कर सकते हो पर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल CaOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस एटसेट्रा। अब आते हैं तीसरे पे, दैट इज ट्राई एसिडिक बेस। ट्राई एसिडिक का मतलब 3OH माइनस आयन डोनेट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल AlOH का होल थ्राइस। आई थिंक आरएनएस के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट था वो आपके पॉइंट्स पूरे हो गए होंगे। अब इसमें कुछ 1-2 पॉइंट हम स्टार मार्क करके लिख लेंगे। पहला पॉइंट ये है H3BO3, या फिर इसका दूसरा नाम है दैट इज ऑर्थो बोरिक एसिड। इसको हम इस टाइप से भी लिखते हैं कि BOH का होल थ्राइस, ऑर्थोबेरिक एसिड या BOH का होल थ्राइस या फिर H3BO3 इज नॉट आर्हेनियस एसिड। ठीक है, दैट मीन्स ऑर्थोबोरिक एसिड आर्हेनियस एसिड नहीं है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो BOH OH OH ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, और हमें देखने से क्या लगता है कि इसके 3 हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन एक्वस में डिसॉल्व करने पे डोनेट हो जाने चाहिए, बट ये डोनेट होते नहीं है। अब ये समझना कि फिर इसको एसिड कहते क्यों है, क्योंकि ये तो अपने तीनों हाइड्रोजन में से कोई भी हाइड्रोजन दे नहीं रहा है। तो इसका देने का मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, एक्वा सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, तो ये अपने लोन पेयर डोनेट करता है, लोन पेयर डोनेट करता है इसको। अब बोरॉन एक्सेप्ट कैसे करता है, तो बोरॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2s2 2p1 होता है। एक्साइटेड स्टेट में अगर ये बॉन्डिंग के लिए जाता है तो इस टाइप से कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है एक्साइटेड स्टेट में जाके। ये 3 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होता है, sp2 हाइब्रिडेशन बनता है, ये खाली ऑर्बिटल है। तो खाली ऑर्बिटल का काम जनरली लुईस एसिड में होता है। अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे लुईस एसिड बेस कैसे काम करते हैं थोड़ा बहुत। H2 अपना लोन पेयर इसके इस खाली ऑर्बिटल में डोनेट करता है, मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है, अभी लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, और ये किसकी तरह काम कर रहा है, लुईस बेस की तरह। तो बोरॉन ने अपने खाली ऑर्बिटल में H2O के ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किए, तो ये पॉजिटिव चार्ज, और बोरॉन के ऊपर क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब H2O अपना पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं करता है, ये क्या करता है, फर्दर अपना H प्लस डोनेट कर देता है। तो BOH OH OH एंड OH के साथ पूरे मॉलिक्यूल पे हम क्या दिखाते हैं, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज किसका है, बोरॉन का है, और साथ में हमें एक H प्लस आयन मिलता है। इसका मतलब जब हम H3BO3 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उस केस में हमें BOH का होल 4 नेगेटिव और साथ में H प्लस आयन मिलता है। एक तरीके से हम इसको ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए मोनोबेसिक एसिड होता है, बट आर्हेनियस एसिड नहीं होता है। मतलब ऑर्थोबोरिक एसिड एक टाइम पर सिर्फ एक ही H प्लस डोनेट करता है, वो भी H प्लस किससे आता है, वाटर वाले मॉलिक्यूल से।
आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं लिमिटेशन पर कि आखिर हमें दूसरी थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसकी लिमिटेशंस क्या थी? तो इट कैन एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। तो पहला तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि ये एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में एक्सप्लेन करता है। एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक दो मॉलिक्यूल थे जिनका एसिडिक बेसिक कैरेक्टर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे HCl गैस। इसके अलावा AlCl3 ये भी एसिडिक नेचर का होता है, BF3, BOH होल थ्राइस, इनके एसिडिक कैरेक्टर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये आप इसके सामने क्या लिख सकते हो? इट कैन नॉट एक्सप्लेन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ these compounds। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमोनिया NH3, ठीक है। अब इसको अब इसको एक फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए नई थ्योरी आई जिसको हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट कहते हैं, या फिर इसको कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट कहते हैं। तब आते हैं हम नेक्स्ट थ्योरी पे, दैट इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, या फिर इसको हम कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। उन्होंने डेफिनेशन क्या दिया कि स्पीसीज which can donate H प्लस आयन। अब ये कहानी इन्होंने हटा दिया कि कहाँ देना है, किसको देना है, किस फेज में देना है। कहें कि जो भी H प्लस आयन डोनेट कर सकता हो, एक्वस में हो, गैस में हो, लिक्विड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी H प्लस आयन डोनेट करेगा वो हमारा एसिड है। और बेस के लिए इन्होंने कहानी क्या दी? स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट H प्लस आयन, उसको इन्होंने क्या कह दिया? बेस कह दिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक कंपाउंड ले CH3COOH, इसको अगर हम डिसोशिएट करें तो ये CH3COO- साथ में H प्लस आयन में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो अपना एक H प्लस आयन डोनेट कर सकता है। तो इसको हमने डेफिनेशन में क्या कह दिया कि ये एसिड है। अब इसको एक रिएक्शन से समझ लेते हैं कि एसिड और बेस की तो क्या फॉर्म किया है? एक एनायन फॉर्म किया है और एक H प्लस फॉर्म किया है, ठीक है। अब इसको समझिएगा, ये एसिड था, डिसोशिएट होने के बाद एक एनायन दिया साथ में H प्लस आयन। हमें पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होल्ड करना नहीं चाहता है, तो ये CH3COO- इस H प्लस को एक्सेप्ट करके दोबारा से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ CH3COO हमारा एसिड है और CH3COO- देखिए इस H प्लस को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है? बेस की तरह काम कर रहा है। मतलब एक एसिड है जिससे एक डिराइव्ड बेस आया है, तो इसको हम बेसिकली क्या कह देते हैं? हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो कॉन्जुगेट बेस हम किसको कहते हैं, या फिर कॉन्जुगेट एसिड किसे कहते हैं? जो किसी फर्दर एसिड या बेस से डिराइव होकर के आया हो उसे हम कॉन्जुगेट एसिड या फिर बेस कहते हैं। तो इस फॉर्म में हम इसको दोबारा लिख के समझ लेते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस किसे कहते हैं? एक हमारे पास एसिड है, इसको हमने डिसोशिएट किया H प्लस साथ में A- में, तो ये किस फॉर्म में? एसिड की फॉर्म में। अब इससे जो रिस्पेक्टेड उसका आयन एनायन बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। अब सेम ऐसे अगर किसी बेस के बारे में अगर हम बात करें तो मान लीजिए हमारे पास कोई B बेस है, इसको हमने H प्लस प्रोवाइड किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? HB पॉजिटिव में। तो B के पास लोन पेयर होना जरूरी है। इसने बेस था, इसने H प्लस एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया? HB पॉजिटिव। इसको हम कॉन्जुगेट एसिड कह रहे हैं। दोबारा समझ लो, इसको बेस कहने का रीजन क्या है?
पहली बार बेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये H प्लस एक्सेप्ट करके फिर से वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस की डेफिनेशन यही है, या फिर कह लो ब्रॉन्स्टेड लॉरी के एसिड बेस की डेफिनेशन ये है कि ऐसा मॉलिक्यूल जो H प्लस एक्सेप्ट कर सकता हो उसे हम बेस कहते हैं। अब कॉन्जुगेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो किसी एक एसिड से डिराइव होकर के आया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। कोई ऐसा बेस जो H प्लस एक्सेप्ट करके एसिड में कन्वर्ट हुआ उसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। अब एक माइनर सा डिफरेंस है जो आपको हमेशा याद रखना है कि कॉन्जुगेट एसिड हो या फिर कॉन्जुगेट बेस हो, सिर्फ एक H प्लस आयन का डिफरेंस होना चाहिए। अब ये इसका मतलब समझ लो, जैसे H2SO4 है, इसको मैंने डिसोशिएट किया H प्लस साथ में HSO4 माइनस में, तो ये हमारा एसिड हो गया। इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा हमने कह दिया कि कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, चलो समझ में आ गया, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि H प्लस अगर डोनेट किया है तो डोनेट करने के बाद जो एनायन बनेगा उससे बेसिक प्रॉपर्टी होती है, तो उसको हमने कॉन्जुगेट बेस कह दिया। अब मान लो इसको हमने डिसोशिएट किया 2H प्लस और SO4 2 माइनस, तो देखो ऑब्वियसली बात है ये भी एनायन है, इसको मैं एसिड कहूँ तो इसको भी मैं कॉन्जुगेट बेस कह सकता हूँ, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर तो इसमें है ही। लेकिन इस पॉइंट पर आप गलत हो जाओगे। मैंने यहाँ लाइन क्या लिखा है, कॉन्जुगेट एसिड हो या बेस हो, सिर्फ एक H प्लस आयन का डिफरेंस होना चाहिए। इसका मतलब SO4 2 माइनस कॉन्जुगेट बेस है तो, लेकिन वो H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस नहीं है, क्योंकि H2SO4 और SO4 2 माइनस में टोटल कितने H प्लस आयन का डिफरेंस है, 2 H प्लस आयन का डिफरेंस है। तो H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस SO4 2 माइनस नहीं होगा। तो SO4 2 माइनस किसका कॉन्जुगेट बेस होगा, तो वो होगा HSO4 माइनस का, क्योंकि HSO4 माइनस को आप फर्दर डिवाइड करोगे तो H प्लस और साथ में SO4 2 माइनस में ब्रेक होगा। तो ये किसकी तरह एसिड है, और ये हमारा इसके लिए क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। अब इसके कॉन्जुगेट एसिड बेस के बारे में कुछ हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है जो हमने पहले लिखा था कि कॉन्जुगेट एसिड बेस इज डिफर बाय ओनली वन H प्लस, तो ये मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना। अब दूसरा पॉइंट ये है, स्ट्रॉन्ग एसिड विल हैव वीक कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, वीक एसिड और वीक बेस विल हैव स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस स्लैश कॉन्जुगेट एसिड रिस्पेक्टिवली इन द सेंस का मतलब वीक एसिड में क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस, और वीक बेस में क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। आप इसमें भी वही इंक्लूड करके लिख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और या फिर स्ट्रॉन्ग बेस से आपको कॉन्जुगेट बेस वीक मिलेगा या फिर कॉन्जुगेट एसिड वीक मिलेगा। ठीक है, अब वीक स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है वो भी समझ लो। तो एक डेफिनेशन चलती है कि H3O प्लस से ज्यादा जो एसिडिक होता है उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ठीक है, और OH माइनस से जो ज्यादा, या फिर कह लो H3O2 माइनस से जो ज्यादा बेसिक होता है उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। लेकिन आप सिंपल, हम उस टर्म में ना जाके थोड़ा इनऑर्गेनिक वाले टर्म में रहेंगे कि जैसे HCl है, इसको आप डिसोशिएट करो तो H प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में ब्रेक हो गया। ठीक है, अब ये Cl माइनस H प्लस को जितना जल्दी एक्सेप्ट करके इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, इसका मतलब बनने वाला बेस उतना स्ट्रांग बनेगा। दोबारा समझ लो, Cl माइनस जितना जल्दी इस H प्लस को एक्सेप्ट करके रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा, मतलब कॉन्जुगेट बेस उतना स्ट्रांग बने। अब इसको उल्टा समझो, HCl डोनेट मतलब H प्लस और Cl माइनस से टूटने के बाद जितना कम बैकवर्ड आने की टेंडेंसी रखेगा, इसका मतलब उतना स्ट्रांग एसिड होगा। मतलब किसी को भी अगर स्ट्रांग बनना है तो उसको अपने अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना ही पड़ेगा। मतलब HCl अगर स्ट्रांग है तो उसको H प्लस Cl माइनस आयन की फॉर्म में ही रहना पड़ेगा, और Cl माइनस आयन को अगर कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग बनना है तो उसको पीछे आना पड़ेगा। अब हमने इनऑर्गेनिक में पढ़ा है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम आता है। उसका रीजन क्या है, बनने वाला एनायन काफी स्टेबल होता है, तो एनायन की स्टेबिलिटी और एसिड बेसिक स्ट्रेंथ हम जीओसी में पढ़ेंगे। बनने वाला Cl माइनस अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब स्टेबल होता है, दैट्स वाई H प्लस जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। इसका मतलब रिएक्शन स्लो फास्ट है, पीछे की तरफ लेट से आएगी, यानी बनने वाला बेस कैसा होगा, वीक बेस होगा। तो यानी हमारा इधर वाला एसिड कैसा होगा,
स्ट्रॉन्ग एसिड। अब दूसरा एग्जांपल मैं ले लूं, जैसे CH3COH, इसको मैं ब्रेक करूं तो CH3COO माइनस और साथ में क्या मिला, H पॉजिटिव। तो ये हमारा एसिड है, ये इससे डिराइव कॉन्जुगेट बेस है। अब ये बेस, कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब ये जितना जल्दी पीछे आने की कोशिश करेगा। तो जनरली जो भी ऑर्गेनिक एसिड से जो बेस बनते हैं या फिर जो एनायन बनते हैं वो थोड़े कम स्टेबल होते हैं। कम स्टेबिलिटी की वजह से वो H+ आयन को जल्दी एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर H+ आयन जल्दी एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये बेस कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। तो अगर ये स्ट्रांग हो गया, इसका मतलब ये एसिड कैसा होगा, वीक एसिड होगा। यानी CH3COOH क्या होता है, वीक एसिड होता है, और इसका बेस कैसा, कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है, वो स्ट्रांग होता है। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे आप दो पार्ट में कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स के फॉर्म में। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल में लिखते रहूं तो जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल में भी आप इनको कंसीडर कर सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे HCl हो गए, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, HClO4 हो गए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं। और वीक एसिड में HCN हो गया, PHCOOH यानी किसी भी टाइप के ऑर्गेनिक एसिड, HCOOH, CH3COOH, ये सब आपके यूज में आएंगे एक्सेट्रा। और स्ट्रॉन्ग बेसिस में जैसे आपका NaOH हो गया, KOH हो गया, इसके अलावा एक्सेट्रा। और अगर वीक बेसिस में काउंट करें तो आपका NH3 एक्वस, या फिर इसको हम ऐसे ले सकते हैं NH4OH एक्सेट्रा। ये हमारे वीक बेसिस के अंदर आते हैं। तो आप इनको ऐसे भी देख सकते हो, जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एसिड में होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमारे वीक होंगे एसिड में वो वीक एसिड, जो भी इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होंगे इन टर्म्स ऑफ बेस वो स्ट्रॉन्ग बेस, जो भी इलेक्ट्रोलाइट वीक होंगे इन टर्म्स ऑफ बेसिक वो वीक बेस। अब बात करते हैं हम दो एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक स्पीसीज के बारे में। एम्फीप्रोटिक एंड एम्फोटेरिक स्पीसीज। तो पहले बात कर लेते हैं एम्फोटेरिक वाले की। Which can react with both acid and bases। तो जो एसिड और बेसिस के दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हो उनको एम्फोटेरिक कहते हैं। और एम्फीप्रोटिक का मतलब which can donate and accept H+ आयंस। अब इंपॉर्टेंट एग्जांपल समझिएगा, जैसे एम्फोटेरिक का अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो उसमें एग्जांपल हमारा आएगा Al2O3 HSO4 माइनस HCO3 माइनस। बट अगर एम्फीप्रोटिक का एग्जांपल लिखूं तो उसमें आपका Al2O3 वाला एग्जांपल नहीं आएगा, आपका इसमें आएगा HSO4 माइनस HCO3 माइनस एक्सेट्रा। मतलब एम्फोटेरिक एक वाइड टर्म है, एम्फीप्रोटिक उसमें एक सब पार्ट है। तो जितने भी एम्फीप्रोटिक हैं वो सबके सब एम्फोटेरिक हो सकते हैं, लेकिन सारे एम्फोटेरिक एम्फीप्रोटिक नहीं हो सकते। ठीक है। तो एम्फीप्रोटिक और